यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे केजीएस का। यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर 10वां है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल लेंथ पेपर 9 यहाँ पर हो चुका है। हम लोग यहाँ पर 10वां आज कवर करेंगे और यहाँ से कितने क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। कैसे कैसे टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ पर कवर करनी चीज़ों को, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल 10वां आते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत में किस प्राचीन राजवंश ने विशेष रूप से अपने सिक्कों पर द्विभाषी और 2 अलग अलग लिपियों का प्रचलन शुरू किया था। आंसर क्या होगा? पहले का आंसर हो जाएगा इसका इंडो ग्रीक, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। इंडो ग्रीक यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 2 बोला कि हड़प्पा शिल्पकारी और तकनीकी के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। देखते हैं। पहला बोला कि हड़प्पा के कारीगरों ने कठोर पत्थर के मानकों को काटने और उन्हें आकार देने के लिए धातुई लोहे के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, पहली बात। दूसरे का गलत है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कांस्य की संस्कृति थी, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। मन के बनाने के लिए कठोर पत्थरों जैसे कि कार्नेलियन है ना, स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीटाइट जो है वो इसका आकार देने के लिए बनाते थे। सेकेंड है, चंदुदड़ों मनके बनाने जैसा शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित एक विशेष केंद्र था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा है तो ओनली 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दूसरे का। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है कि प्रारंभिक जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है कि सामाजिक महिलाओं में विरत जैसी सभाओं में भाग लेने का पूरा अधिकार था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का करेक्ट है। सेकंड, उत्तर वैदिक ग्रंथ में बेटी के जन्म को स्पष्ट रूप से दुख का कारण बताया गया था। सेकंड बात क्या है? करेक्ट है अभी तीसरा। प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा जिससे बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि लड़कियों का विवाह जो था ये परिपक्वता के बाद यहाँ पर होता था, ठीक है। आमतौर पर 16 वर्ष और 17 वर्ष के आयु के आसपास। प्रारंभिक वैदिक समाज में बाल विवाह सती प्रथाएं मौजूद नहीं थी। तो 1 2 करेक्ट है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। चौथा बोला है अभिकथन और कारणार्थ। उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषक बस्तियाँ मुख्य रूप से बड़ी नदियों घाटियों के किनारे बसी थीं। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नदियों ने साल भर सिंचाई की सुविधा प्रदान की और देश के भीतर आवागमन संचार के मुख्य मार्गों में काम किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर क्या होगा? इसकी व्याख्या कर रहा है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं 5वां नंबर। इसमें बोला है कि सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से मैच करके सामंती युग की शब्दावली और इसका क्या अर्थ होता था। पहला हो जाएगा विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ होता था क्या कि राज द्वारा जबरन कराया जाने वाला एक श्रम। भाग क्या होता था? भाग का कृषि उपज को लेकर राजा के पारंपरिक हिस्सा। हिरण क्या होता था? हिरण यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता था सोना, और कराधान के संबंध में ये राज्य के हिस्से के कुछ फसलों को कर को संदर्भित करता था। चौथा है उद्रंग। उद्रंग आपका गुप्तकालीन भूमि अनुदान का सही जो दर लगाया गया टैक्स। तो A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार के संबंध में विचार करना है। पहली बात है अश्वमेध प्रकार क्या होता था? अश्वमेध जो प्रकार था ये क्या हो जाएगा? करेक्ट है समुद्रगुप्त। सेकंड, तीरंदाज प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी करेक्ट है। तीसरा, गेंडे का शिकार का प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम। तीनों बातें करेक्ट हैं। 1 2 और 3 सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है प्राचीन भारत में निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसका सही कालक्रम क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक जो आर्थिक विकास कार्यक्रम था इसका सही यहाँ पर कालक्रम हो जाएगा 7वें में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हड़प्पा कालीन मानकों का निर्माण, ऋग्वैदिक सभाएं होती, आहत सिक्के और गुप्तकालीन भूमि अनुदान हुआ था। करेक्ट आंसर 7वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है मिलान करना मैच करना मंदिर और यहाँ पर अवस्थिति क्या होगी? पहली बात देखते हैं कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, ठीक है। उसके बाद दुर्गा मंदिर एहोल 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर निर्मित था। और पंचरथ महाबलीपुरम दूसरा, और यहाँ पर पापनाथ मंदिर हो जाएगा आपका पटकल। करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एलोरा के कैलाश मंदिर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। एलोरा कैलाश मंदिर पूरी तरह से एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा?
9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे राष्ट्रकूट राजा अमुक वर्ष के प्रत्यक्ष शाही संरक्षण में बनवाया गया था। सेकेंड गलत है, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम शासनकाल लगभग 756 से 773 जो था उनके बीच में बनाया गया था। तो 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर बोला है कि फिरोज शाह तुगलक के अधीन गुलाम व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। उसने शाही गुलाम के लिए यहाँ पर खास तौर पर दीवान बंदगान का नाम एक बिल्कुल नया केंद्रीय विभाग स्थापित किया था। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से राज्य ने शाही कारखानों में इन गुलामों को काम पर रखने पर सख्ती से रोक लगा दी थी। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, इसमें बड़ी संख्या में सरकारी गुलाम को निश्चित नगद भत्ता दिया जाता था। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सिर्फ करेक्ट है। 10वें का आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 बोला कि किस सामंत या किस उग्रवादी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए संबंध में सेफ्टी वाले सिद्धांत को प्रमुखता से लोकप्रिय बनाया था? आंसर 11वें का हो जाएगा लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर है इसका। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया के सेफ्टी वाले सिद्धांत को प्रमुख रूप से लोकप्रिय बनाया था। और इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थापना सेवानिवृत्त और ब्रिटिश सिविल सेवक एवं के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के गुप्त मार्गदर्शन के तहत की थी। आंसर यहाँ से 11वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है। ब्रिटिश विस्तार के तरीकों के बारे में विचार करना है। वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने के उद्देश्य से रिंग फेंस की नीति लागू की। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, डलहौजी ने अवध राज्य के प्रत्यक्ष विलय को सही ठहराने के लिए वेबगत का सिद्धांत इस्तेमाल किया था। सेकंड गलत है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी 1856 में अवध राज्य को कुप्रशासन के बहाने अपने राज्य में ला लिया था, न कि वेबगत सिद्धांत के तहत। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। आंसर 12वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 13 सामाजिक धार्मिक यहाँ पर जो सुधार आंदोलन था उसके बारे में। आर्य समाज ने वेदों के स्थान पर उपनिषदों को सर्वोच्च अचूक प्रमाण माना है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, प्रार्थना समाज ने मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांतों को बनाने के बजाय सामाजिक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया था। करेक्ट है। तीसरा, रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों की आध्यात्मिक एकता को सक्रिय और मानवीय सेवा पर जोर दिया है। ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर। अभिगत ने करनाल शेरशाह सूरी ने बिहार में रोहतासगढ़ के रणनीतिक जो पहाड़ी किले थे उसके तहत बृहद पैमाने पर दुर्गीगत किया था। इसका पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बंगाल में अपने अभियानों के दौरान अपने परिवार को और खजाने की सुरक्षा के लिए उसे एक सुरक्षित ठिकानों पर जरूरत होती थी। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 14 का 1 और 2 करेक्ट है, तो ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला सूचितों को क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं इसको। संवैधानिक अधिनियम और मुख्य विशेषताएं इसकी क्या होंगी? 15 नंबर। पहला, 1773 का डेवलपमेंट एक्ट, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1813 का चार्टर एक्ट जो था ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार के अधिकार को खत्म कर दिया। और 1833 का चार्टर अधिनियम जो है ये भारत के गवर्नर जनरल के पद को गठन करना था, जबकि भारत सरकार नियम 1858 जो था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद स्थापित किया था। करेक्ट आंसर 15 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचक उसकी पुस्तकों के बारे में विचार करना है। कौन सम्मिलित सही होगा 16 में? यहाँ पर सही सम्मिलित है। एक तो पहला दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, करेक्ट है। सेकंड, आर.सी. दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करेक्ट है। तीसरा, M.G. रानाडे, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी करेक्ट है। करेक्ट है नहीं? हाँ करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 सभी यहाँ पर स्टेटमेंट इसके सही है, डी। क्वेश्चन 17 है। किस संघर्ष के दौरान वनडे दिवस की निर्णायक लड़ाई के आखिरकार भारत फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया था? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध, इसका सही आंसर है।
क्योंकि वांडीवास की निर्णायक लड़ाई जो 1760 में लड़ी गई थी, इसकी तीसरी कर्नाटक युद्ध 1756 से 1767 का एक हिस्सा थी, जो यूरोप के चल रहे वैश्विक सत्वर्षीय युद्ध का एक भारतीय मोर्चा था। आंसर 17 का सी। क्वेश्चन 18 18 नंबर है, रोलेट सत्याग्रह के बारे में, उसके बाद की घटनाओं के बारे में विचार करना है। रोलेट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक संदेह वाले लोगों को बिना जूरी ट्रायल के सख्ती से जेल में रखने का अधिकार दिया था। 18 का पहला करेक्ट है। सेकंड, यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। सेकंड बात क्या होगी? 18 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 नंबर 19 बोल रहे हैं, नंबर क्वेश्चन है इसमें कि भारत से धन निकासी के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला कि होम चार्जेस भारत से ब्रिटेन की ओर होने वाली आर्थिक जो निकासी है उसके काफ़ी बड़ा हिस्सा था। 19 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? देखो पहली बात जो यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगी, है ना, पहला करेक्ट है। सेकंड बोला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के भारतीय निर्यात की वस्तुओं को खरीदने के लिए पूर्णतः भारतीय राजस्व का उपयोग किया था। ये क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, प्रारंभिक उग्रवादी नेताओं ने ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया था। तीनों बातें यहाँ पर इसकी क्या होंगी? 1 2 3 करेक्ट। तीसरा वाला करेक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक में राष्ट्रवादी आर्थिक जो विचारक थे जैसे दादाभाई नौरोजी, है ना, उसने क्या किया तो विदेशी पूंजी प्रवाह के वगैरह संदेश व्यक्त किया था और इसकी कठोर आलोचना की थी, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो 1 2 सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन है और कारणार्थ। देखते हैं इसको। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की थी, स्थापना की थी। पहली बात करेक्ट है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और रणनीतिक या राजनीतिक कारणों को सख्ती से अलग कर दिया था। सेकंड भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर है 21 है, निम्नलिखित में से संधियों और इससे संबंधित कौन सी युग पर सही सम्मिलित हो रहा है? बताना है। संधि संघर्ष में पहली बात है एक्सला चैपल की संधि क्या होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। पांडिचेरी की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तीसरा पेरिस की संधि। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना। तीनों बातें क्या हैं? सही है। आंसर तीसरा सही होगा। तीसरा एंग्लो जो मैसूर युद्ध है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था ना, ये पेरिस संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था। तो 2 सब करेक्ट होंगे इसके। कुछ स्टेटमेंट में स्टेट दिए होते हैं तो थोड़ा देख के समझना होता है ना। आंसर क्या होगा? 21 का 1 2 करेक्ट है। 22 आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर निम्नलिखित में से किससे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 आता है 23 नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, है ना, उसके बारे में विचार करें। CSP का गठन 1934 में उन नेताओं द्वारा किया गया था जो पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही काम कर रहे थे। 23 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया था। सेकंड गलत है, क्योंकि आचार्य नरेंद्र कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके पहले महासचिव थे। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 24 नंबर है, लाहौर प्रस्ताव के बारे में विचार करना है। 1940 के बारे में मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग राज्य की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पारित किया था। 34 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सिकंदर हयात खान ने प्रसिद्ध यहाँ पर जो लाहौर के प्रस्ताव उसका मूल पाठ का मसौदा तैयार किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नए स्वतंत्र राज्य को दर्शाने के लिए किया गया था। तीसरी बात गलत हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि लाहौर प्रस्ताव में मूल पाठ में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था और इसमें केवल स्वतंत्र राज्यों की बात की गई थी। 1 2 से करेक्ट है, आंसर है। 25 आते हैं 25 बोले अभिकथन है कारणांक। अंततः सरकार ने लाल किले में दोषी ठहराए गए INA का जो कमांडर थे उनकी सजा माफ कर दी थी। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा?
करेक्ट है। सेकेंड, अभूतपूर्व राष्ट्रवादी जन आंदोलनों ने विद्रोह के औपनिवेशिक सरकार के सजाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेकेंड, ये भी करेक्ट है। दोनों सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर होगा। 26 नंबर आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है संगठन और इसकी इकाइयाँ और संबंधित इसका व्यक्ति कौन है। 26 में पहली बात है, झांसी रानी रेजिमेंट ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी सहगल। फ्री इंडिया सेंटर क्या हो जाएगा, फ्री इंडिया सेंटर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। और आईएनए बचाओ समिति भूला भाई देसाई, या आईएनए रक्षा समिति भूला भाई देसाई। करेक्ट आंसर भी सही है। 27 27 निम्नलिखित में से श्रमिक वर्ग संगठनों के बारे में विचार करना संगठन और इसके नेता कौन है। ठीक है, देखते हैं। पहला बोला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या होगा 27 में पहला स्टेटमेंट आंसर इसका करेक्ट है लाला लाजपत राय। स्वतंत्र लेबर पार्टी एनएम जोशी गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1936 में दलित वर्गों को और गरीबों के श्रमिकों के हितों की प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी, ताकि पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी दोनों संरचनाओं का विरोध किया जा सके। तीसरा है बिहार प्रांतीय किसान सभा सज्जनानंद सरस्वती, तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सही आंसर सी। 28 नंबर 28 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को उनके यहाँ पर सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं व्यवस्थित, देखते हैं। पहले यहाँ से आएगा ब्रिटेन में लेबर सरकार की सत्ता में आई थी जुलाई 1945 में, सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका पहला केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को चुनाव की घोषणा अगस्त 1945 पहला हो गया। उसके बाद आपका आएगा चौथा युद्ध के बाद संविधान सभा का स्थापना का घोषणा। ठीक है, 1945 में चौथी बात हो गई। और उसके बाद आपका आएगी तीसरी बात, जिसमें कि रॉयल इंडियन नेवी के जो नौसैनिक ने हड़ताल बम्बई में शुरू की थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2 1 4 3 सही आंसर ये 29 नंबर है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना, और दूसरा दे रखा है क्या क्लेमेंट एटली की जो बयान सत्ता हस्तांतरण वो। तो देख तो मैच करते हैं कौन कौन सा सीरियल से आएंगे। पहले सीरियल से जो आएगा क्लेमेंट एटली के लिए बयान के जो हस्तांतरण था उसकी समय सीमा की घोषणा कब की गई थी 20 फरवरी 1947 पहली बात, मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 तीसरा नंबर आ गया। उसके बाद पहला नंबर आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद चौथी बात आएगी कौन सी, चौथी बात में ये अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। 2 3 1 4 सही आंसर क्या होगा डी करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, क्रिस मिशन के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। क्रिस मिशन 1942 के बारे में ये बड़ा क्रिस प्रस्ताव और भारत में डोमिनेंट स्टेट्स को कॉमनवेल्थ से अलग होने के अधिकार देने के लिए बात कही थी, लेकिन अब ये दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये होना था। पहली बात 30 का स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट है। सेकेंड है इस प्रस्ताव में किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने के लिए अलग डोमिनेंट बनाने का अधिकार दिया गया था, जिसे गांधी जी ने डूबते बैग का चेक या पोल डेटेड चेक को लेकर खारिज किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरा है कांग्रेस ने प्रस्तावों को मुख्य रूप से इसलिए यहाँ पर खारिज कर दिया था कि यहाँ पर वाइसराय कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन केंद्रीय विधायिका के प्रति जवाबदेह एक वास्तविक कैबिनेट के रूप में किया गया था, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरा भी करेक्ट है। चौथा मुस्लिम लीग ने प्रस्तावों के जो मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया था कि उनमें पाकिस्तान के एक एकल संप्रभु राज्य के रूप में गठन करने को लेकर गारंटी नहीं दी गई थी। ये बात गलत है कि इसमें गारंटी नहीं दी गई थी और वास्तव में लीग ने अपनी आपत्ति ठीक इसके विपरीत बताई थी। ठीक है, जो यहाँ पर प्रावधान से काफ़ी कमजोर थी। सिर्फ 1 2 3 करेक्ट है, आंसर भी सही पूछा है। हाँ, 31 नंबर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइसराय के संबंध में विचार करना है। वाइसराय में वाइसराय बोल रहा हूँ, वायरस लिखा हुआ है ना। वायरस के संबंध में विचार करना है। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। 31 पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि वायरस जो होता है उसमें अकोशिकीय संक्रामक कारक होता है, जिसमें अनुवांशिकीय पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। वायरस जीवित कोशिकाओं के बाहर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, एकदम करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट होगा आंसर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है
इनमें से कौन सा जीव निडेरिया संघ से संबंधित होगा? निडेरिया संघ से संबंधित है हाइड्रा, इसका सही आंसर होगा। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो सब जलीय होते हैं और अधिकतर समुद्री, हालांकि हाइड्रा मीठे पानी में पाया जाता है और इसमें बीयधारी समरूपता होती है। बी करेक्ट है। 33 विचार करना देखते हैं। पहली बात है एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। पहला क्या होगा इसमें स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, ऑन्कोलॉजी, उम्र बढ़ने का अध्ययन करता है। सेकंड बात क्या होगी? गलत है ना? सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर कैंसर के अध्ययन के निदान उपचार पर सम्मिलित होता है। तीसरा है मेलकोलॉजी, क्या होगा तीसरा? तीसरा करेक्ट है। चौथा फ्रेगनोलॉजी, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? एक सही, एक यहाँ पर सही था, 1 3 4 3 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 नंबर। प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्म शब्द का संबंध सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा ये किया था रॉबर्ट, कौन? रॉबर्ट नहीं, पुकिंजे इसका आंसर हो जाएगा। जेई पुकिंजे, जॉन इवेंजलिस्ट पुकिंजे ने या पुरकिंजे ने 1839 में। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 35 एफ्लाटॉक्सिन है ना, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये बारे में विचार करना है। एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस पुलेवाक्स नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक मक्का और मेवे जैसे फसलों के लिए पाया जाता है। पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर है एफ्लाटॉक्सिन प्राकृतिक एंटी फंगल है जिसका उपयोग फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि जो एफ्लाटॉक्सिन है इसके द्वारा कवक का उत्पादित विषैले यौगिक हैं, न कि कवक की वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ। सिर्फ 1 करेक्ट होगा, 1। क्वेश्चन 36 से 36 नंबर। कौन से घटक हैं जो केंद्रक और कोशिकाओं के द्रव में दोनों में पाया जाता है? आंसर 36 का हो जाएगा। ये पाया जाता है mRNA, इसका सही आंसर होगा मैसेंजर RNA। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रियाओं के दौरान mRNA ने विशेषण और संश्लेषण केंद्र के भीतर होता है जिसमें DNA में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी को RNA में अणु में प्रतिलिपि किया जाता है। 36 ही करेक्ट है। 37 नंबर है 37। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। अप्रभावित अंग इसके और इसका रोग कौन कौन से? ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात है 37 में ये बोला है कि तंत्रिका तंत्र आपका हो जाएगा क्या? कुष्ठ रोग में श्वसन तंत्र आपका हो जाएगा क्या? श्वसन तंत्र आपका होगा निमोनिया। ठीक है, उसके बाद जननांग मार्ग, गोनोरिया और अगला हो जाएगा प्रजनन पथ, सिफिलिस करेक्ट आंसर है। डी यहाँ से सही आंसर होगा। 38 नंबर है, 38 नंबर आते हैं। इसमें बोला है वर्गीकरण पदानुक्रम में होता है, उसकी प्रजाति के वर्गीकरण की मूल इकाई मानता है। ठीक है, और निष्कर्ष में बोल रखा है कि एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग वंश के जीवों की तुलना में अधिकतर समानताएं होती हैं। अगला दे रखा सेकंड निष्कर्ष, प्रजाति सबसे ऊंची वर्गीकरण श्रेणी है। तीसरा मतलब दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कथन और 2 निष्कर्ष हैं। इसके साथ तो जो आंसर हो जाएगा 38 का ये हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ से इसका 38 का गलत होगा। ठीक है, क्योंकि प्रजाति सबसे निचली और सबसे विशिष्ट वर्गीकरण होती है, ना कि सबसे ऊपरी। राइट आंसर 1 निष्कर्ष है, डी करेक्ट है। 39 नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ये 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, पेरिज्म की दूरी क्या होगी? 39 का आंसर हो जाएगा, इसकी दूरी होगी 60 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर है। जहाँ यहाँ पर धनात्मक जो चिन्ह होता है दर्शाता है कि प्रतिबिंब की लेंस की विपरीत दिशा में बनता है, चूंकि वस्तु का फोकस है f = 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी दुगने से 2f बराबर 40 हो जाएगी। आंसर यहाँ से 39 बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री पर कांच प्रवेश करती है और अपवर्तन कोण के किसके सबसे करीब होगा? आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी करेक्ट है, 28 डिग्री इसका सही आंसर होगा। कांच का अपवर्तनांक होता है n 1.5, अपतन कोण I = 45 और n बराबर होता है sin I / sin r। वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 40 का बी 28 डिग्री करेक्ट आंसर है। 41, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस बिंदु पर होता है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। आंसर क्या होगा? 41 बी करेक्ट है। 42, किसी का नली में पानी किस कारण ऊपर चढ़ता है? 42 का आंसर हो जाएगा, ये चढ़ता है असंचक बल और ससंचक बल के कारण। ठीक है, 42 डी करेक्ट है।
43 है 43 है कथन और यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। देखते हैं इसको। कथन ने बोला कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला क्या होगा 43 का स्टेटमेंट। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय की बीटे कोशिकाओं द्वारा होता है। दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है। आंसर क्या होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 43 का सी करेक्ट है। 44 आते हैं। 44 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेंडुलम घड़ियों के तापमान के जो प्रभाव होते हैं उसके सही वर्णन करता है। आंसर 44 का हो जाएगा, सही वर्णन करता है ये गर्म मौसम में घड़ी धीमी हो जाना। सी क्या हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ठीक है 45 आते हैं। 45 कथन यहाँ पर है, निष्कर्ष दो दे रखे हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। 45 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा बोला है कथन बोला एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक रूप में काम करते हैं, लेकिन इसका जो निष्कर्ष है एंजाइम सक्रिय ऊर्जा कम करेंगे, है ना, निष्कर्ष सही है। और अभिक्रिया के बाद एंजाइम रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। सेकंड यहाँ पर जो रहेगा निष्कर्ष ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं अस्थायी रूप से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया पूरी तरह से या पूरी होने पर बाद में उत्पाद मुक्त हो जाती है और एंजाइम अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 45 का सही आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 46 नंबर 46 दाब परिवर्तन के बारे में विचार करना है। दाब परिवर्तन किसी पदार्थ के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पहला क्या होगा 46 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, उच्च दबाव बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर पूछे गलत कौन सा, तो गलत कोई नहीं है, रेडी होगा। 47 नंबर आते हैं 47 बर्नौली के प्रमेय में द्रव के इकाई आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है शामिल होती है किसमें। आंसर हो जाएगा 47 का, ये शामिल होती है दबाव गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है आंसर 47 का डी करेक्ट है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन थोरियम और भारत में परमाणु कार्यक्रम के लिए इसके महत्व को लेकर के सही वर्णन करता है। 48 पहली बात है थोरियम एक प्रत्यक्ष विखंडनीय पदार्थ है जो अपने दम पर परमाणु श्रृंखला विक्रिया को बनाए रखता है। 48 पहला गलत है। सेकंड, भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक जिनका अनुमान 8 लाख टन से अधिक होगा। सेकंड करेक्ट। थर्ड है भारत में 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम में तीसरे चरण में थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, थोरियम 232 को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया था जो फिर विखंडीय ईंधन के रूप में काम करता है। चौथी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 2, 3, 4 सही आंसर 3 बात सही है। 49 नंबर है 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है। कौन सा संघनन बहुलक है। करेक्ट आंसर 49 हो जाएगा सी, बेकेलाइट का करेक्ट आंसर होगा। संघनन बहुलक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक कार्यक्रम वाले समूह वाले जो अणु होते हैं, ठीक है, मोनोमर अणु जो होते हैं उनके बीच लगातार बार बार संघनन प्रक्रियाओं के द्वारा बनाना और बहुलीकरण के दौरान जल हाइड्रोजन क्लोराइड या मेथनॉल जैसे छोटे छोटे अणु उत्पाद में निकाल देना। 50 नंबर है 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एथिलीन के अनुप्रयोग के बारे में वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर ये करता है। एक तो इसका उपयोग मस्टर्ड गैस के निर्माण में किया जाता है। सेकंड, इसका उपयोग फलों को पकाने में मदद करने के लिए करते हैं। तीसरा, ये पॉलीमर उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 50 का 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। सी डी। 51 नंबर है 51 क्षार की अम्लता को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है। आते 1, 2, 3, 4 51 ये प्रभावित किया था एक क्षार जितना OH माइनस आयन दान कर सकता है उनकी ऊर्जा संख्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब किसी क्षार अम्लता में तात्पर्य उन आयनिक कण हाइड्रोक्साइड OH आयनों की संख्या से होती है जो क्षार का एक अणु जलीय विलयन के प्रदान कर सकता है। या दूसरे शब्दों में ये आयनीकरण के दौरान क्षार की एक सूत्र इकाई द्वारा मुक्त किए जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की अधिकता संख्या को दर्शाता है। आंसर 51 का बी करेक्ट है। 52 नंबर है 52 सोडियम बेंजोइट के संबंध में विचार करना है। सोडियम बेंजोइट का उपयोग अम्लीय खाद्य पदार्थों में किया जाता है। पहली बात क्या होगी 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये कृत्रिम मिठास है। सेकंड गलत है क्योंकि सोडियम बेंजोइट कोई कृत्रिम मधुरक नहीं है, ये एक रासायनिक परिरक्षक है। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन 53 डिटर्जेंट के संबंध में विचार करना है।
कठोर जल में साबुन की तुलना में डिटर्जेंट बेहतर काम करता है। 53 का पहला करेक्ट है। डिटर्जेंट कार्बोक्सिलिक अम्लों में एस्टर होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अपमार्जक डिटर्जेंट कृत्रिम सफाई एजेंट होते हैं जो आमतौर पर लंबी श्रृंखला वाले अल्काइन, बेंजीन, सल्फोनेट या सल्फेट के सोडियम के लवण होते हैं। इनमें एस्टर समूह के बजाय सल्फोनेट या सल्फेट नकारात्मक समूह होते हैं। ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। पीतल, तांबा और जस्ता मिश्र धातु है। पहली बात क्या होगी? 54 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कांसे का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, दोनों बातें सही है। और ये कांस, तांबा, टिन का मिश्र धातु होता है। और कांसे की चीज़ क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर से छोड़ोगे तो टूट जाएगी वो, है ना। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 55 है 55। इसे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का जल का निर्माण करता है। पहला 55 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, चूने के पानी में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सेकंड भी सही होगा। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 55 का तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में चूने के पानी को दूधिया हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चूने के पानी को प्रभावित करेगा। 1 2 से करेक्ट है। आंसर यहाँ से 55 का ए। 56 नंबर है 56 नंबर। ऑक्टेन संख्या के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के एंटी नॉकिंग गुण को मापता है। 56 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, C10 संख्या वाष्पशील को मापती है। गलत है, क्योंकि C10 संख्या वाष्प उपयोग डीजल इंजन की प्रज्वलन क्षमता को मापता है, यानी कि संपीड़न एग्रेशन इंजन में संपीड़ित के जो डीजल होता है उसकी कितनी आसानी से प्रज्वलित होना। तीसरा है, आइसो ऑक्टेन 100 ऑक्टेन संख्या का मानक है। करेक्ट है, 1 और 3 सही है, आंसर सी। 57 57 ग्लाइकेन एटलसिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसे मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर। ये विकसित किया गया था नैनोमीटर स्केल रिजोल्यूशन पर ग्लाइकोकैलिक्स का मैप बनाने को लेकर के। क्वेश्चन 58 है, कथन ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या बोला है? निष्कर्ष बोला है कि ग्लाइकोलिसिस केवल वायवीय जीवों में ही होती है। गलत है, केवल वायवीय जीवों में नहीं होती है, ऐसा गलत हो जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, ये भी बात गलत है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वायवीय और अवायवीय दोनों शोषण यहाँ पर समान प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोनों बातें गलत हैं, निष्कर्ष यहाँ पर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59 59 एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक कौन सी है? आंसर हो जाएगा 59 का डी, नेप्रिथोमाइसिन, डी आंसर होगा। क्वेश्चन 60 सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? 60 का आंसर हो जाएगा, ये बने करेक्ट आंसर बी, आदित्य पांडे इसका आंसर होगा। 17 वर्षीय आदित्य पांडे गुजरात के धुलावीरा में 8 दिवसीय सिमुलेटेड जो लूनर हैबिटेट मिशन का सफलतापूर्वक पूरा करने को लेकर भारत में सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आते 61 नंबर क्वेश्चन। 61 बोला है कि सूचकांक रिपोर्ट और जारीकर्ता कौन है? पहली बात है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक वेल्ट हंगर लीफ और कंसर्न वाइल्ड लीफ। पहला क्या होगा? 61 का करेक्ट है। सेकेंड, मानव विकास रिपोर्ट UNDP सही है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा IMD द्वारा किया जाता है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII मतलब विश्व बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट और ऐतिहासिक रूप से INSED कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। तो 1 2 से करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी, दो बातें से। 62 नंबर है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतमाला परियोजना के चरण के एक घटक श्रेणी में नहीं है? 62 का आंसर हो जाएगा सी, PMGSY के अंतर्गत ग्रामीण सड़क
संपर्क, सी आंसर होगा। 63 नंबर आते हैं 63। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के निर्यात प्रोत्साहन ढांचे के संबंध में विचार करने कौन से होगा। पहला बोला है निर्यात प्रोत्साहन मिशन को वित्त वर्ष 2025-26 के जो वर्ष है उसमें 30-31 तक की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मंजूरी मिली है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, वित्त वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लिए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचकर 116.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो कुल व्यापारिक निर्यात का करीब 26% से अधिक है। सेकेंड पे सही होगा। वित्त वर्ष 25-26 में भारत में शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य है उसको संयुक्त अरब अमीरात, चीन शामिल है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, 2024 तक भारत में दुनिया भर में सामान निर्यात करने के वाले 10 शीर्ष देश शामिल रहा है, गलत है। 10 शीर्ष देश में शामिल नहीं है, बात गलत हो जाएगी। 8वें स्थान पर गलत किया, तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 54। वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव्स के संबंध में विचार करना है। पहली बात है डेरिवेटिव्स एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति में या सूचकांक से प्राप्त होता है। पहला क्या होगा। 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये 64 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड यहाँ पे डेरिवेटिव्स का जो मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति है उसके मूल्य होने के वाले उतार चढ़ाव से स्वतंत्र होता है। सेकेंड बात क्या होगा। सेकेंड बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि डेरिवेटिव्स का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत या मूल्य निर्धारण करना उस पर निर्भर करता है और उससे स्वतंत्र नहीं होता है। 1 सिर्फ करेक्ट है। 65 है निम्नलिखित में से किन मदों को भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल किया जाता है। एक तो निर्यात, ठीक है, दूसरा निजी हस्तांतरण, इसका सही आंसर होगा। शुद्ध वाणिज्यिक यहाँ पर उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें नहीं होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 66 आते हैं। 66 नंबर है टैक्स बायसी के बारे में विचार करना है। ये शकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बदलाव के प्रति कर राजस्व में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया शुल्क को मापता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, इसी पर रहता है कि टैक्स से होने वाली कमाई का आर्थिक विकास दर का कोई संबंध नहीं है। सेकेंड गलत है, क्योंकि ये कथन टैक्स बायसी जो है मूल अवधारणा बिल्कुल विपरीत है और टैक्स बायसी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कर राजस्व होता है आर्थिक विकास दर को अत्यधिक संबंधित और उस पर निर्भर होता है, ठीक है। 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। सही आंसर 66 का एक करेक्ट है। 67 आते हैं। 67 नंबर है, इसमें बोला है इनमें से कौन सा विकल्प अधिभार की प्रकृति की जो सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर वर्णन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये करता है किसी सेवा के लिए बजट शुरू में बताई गई जो कीमत है उसके अलावा जोड़ा गया अतिरिक्त शुल्क, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 आते हैं 68 नंबर। आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत का सेवा निर्यात स्तर पर कितना पहुंच गया था। 68 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये पहुंच गया था। करेक्ट आंसर सी $387.6 अरब, इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर आते हैं 69 नंबर। नीति आयोग द्वारा बहुआयामिक जो गरीबी यहाँ पर सूचकांक है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि एमपीआई के अनुसार बहुआयामिक गरीबी सूचकांक कितनी कमी आई है। ये कमी आई है, आंसर 68 का हो जाएगा करेक्ट। 69 का करेक्ट हो जाएगा ये 55.34, इसका सही आंसर होगा। उससे 11.28 तक 22-23 में रखी वो, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 69 का सही आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर बोला है कि सेबी द्वारा प्रस्तावित सेटेसाइजेशन प्लान मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकी को लक्षित करता है। आंसर 70 हो जाएगा, ये लक्षित करता है कम आय वाले समूह को म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर, ये आंसर होगा। 71 है किस चार्टर अधिनियम ने चीन और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा समाप्त कर दिया था, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसका सही आंसर होगा। 72 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। अधिनियम और इसका मुख्य विशेषताएं क्या होंगी। पहली बात रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, इसका हो जाएगा
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1853 जो हो जाएगा बी का 1, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों का अलग करना। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम हो जाएगा तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। और 1919 ही है। और आगे क्या है, आगे देगा आपका डी का 4, 1935 का अधिनियम प्रांत की स्वायत्तता में लागू करना। करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है 72 का। 73 नंबर है, अभिकथन है और कारण। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान के प्रस्ताव का आधार बना था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा 73 का ये करेक्ट है, पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है बोला कि कारण जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया था। सेकेंड बात क्या है, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बातें करेक्ट लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ये उद्देश्य प्रस्ताव बात कर रहा था, यहाँ पर ये उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था उसका आधार बता रहा था ये, ठीक है। तो एक दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। 74 है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यहाँ पर उनके वर्गीकरण के बारे में बताना है, कौन सा सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को लेकर के ये गांधीवादी सिद्धांत है, पहला 74 का पहला करेक्ट है। सेकेंड अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता उदार बौद्धिक सिद्धांत को लेकर के। और आर्टिकल 39 मतलब 39A मुफ्त कानूनी सहायता जो हमारा सामाजिक सिद्धांत है, एकदम करेक्ट है। चौथी बात है अनुच्छेद 48 एक पर्यावरण गांधीवादी सिद्धांत नहीं होगा, ये वन्य जीव सुरक्षा को निर्देश देता है और ये गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, ठीक है। ये उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर 74 का 1 2 3 तीन बातें करेक्ट हैं इसकी। 74 का सी नंबर करेक्ट है। 75 नंबर है, 75 में बोल रहा है, देखते हैं इसको। हाँ, अनुच्छेद और उनके द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 23 है ये मानव तस्करी और जबरन यहाँ पर श्रम पर रोक लगाता है, सही बात है। अनुच्छेद 24 क्या करता है कि यहाँ पर आर्टिकल 24 जो है ये जो 14 वर्ष की आयु बच्चे हैं उसको लेकर के किसी कारखाने को लेकर यहाँ पर रोक लगाना है ना, सही है। आगे आर्टिकल 20 भूतलक्षी कानूनों संरक्षण करना। और आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में ली गई सुरक्षा संबंधित अधिकार को लेकर हिरासत में सुरक्षा उपाय शामिल करना, ना कि दोहरे ढंग से सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, चौथा गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है, बी आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग 75 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, जितने भी हम लोग फुल लेंथ तभी टेस्ट करते जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेके आना है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो जितने हम लोग फुल टेस्ट करते जा रहे हैं उन सब फुल टेस्ट के आपको पूरे एक लिस्ट बनाओ किसकी, जो टॉपिक 75 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है। इन 75 क्वेश्चनों में से कम 65 से 66 टॉपिक ऐसे होंगे जो इसके बन सकते हैं, है ना, और बल्कि जाते ही। तो जितने भी टॉपिक पूरा बनाओ लिस्ट, उसके टॉपिक बना करके पूरे जाकर डीप में पढ़ो चीज़ों को, तो आप एक अच्छा सा सिलेबस पूरा कवर कर पाओगे फिर से 1 से 1.5 महीने के बीच में, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से ही, है ना। काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा अगर इतना करोगे। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर बोला था चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में दे दी बात, 1919 के बारे में दे दी, 1935, ये सब जाकर पॉइंट करके नोट करो और इनको जाकर डीप में पढ़ो। अगर भूलो तो इनको नोट्स बना लो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना रहेगा आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, अपना चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस, यूपीएससी, राजस्थान पीसीएस, जितना भी पीसीएस का सबका टेस्ट पेपर कराया जा रहा है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।